आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में इसकी वेटेज 4 to 6 मार्क्स की है, जहाँ पे 4 नंबर का एक मेन क्वेश्चन और 2 एमसीक्यू आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर 6 नंबर में एक क्वेश्चन आता है मतलब कि रियलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल को इकट्ठे मांगेगा, नहीं तो 4 नंबर में या तो जर्नल एंट्री या रियलाइजेशन। वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि जर्नल एंट्री आएगी या फिर रियलाइजेशन आएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नाम समझने से पहले हम दो चीज को समझेंगे। एक तो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आओ पहले इसके बारे में समझते हैं कि भाई ये है क्या। एक चीज होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है ना, मतलब कि पार्टनरशिप तो कंटिन्यू में रहती है, पर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था एक चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम चेंज इन पीएसआर करके बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि भाई पहले पार्टनर की रेशियो 1:1 है, अब पार्टनर की रेशियो 3:2 हो गई, तो क्या हो जाता था, रेशियो चेंज हो जाती थी, जिससे देखो पार्टनरशिप पुरानी वाली तो बंद हो जाती है बट नई पार्टनरशिप चालू रहती है। ठीक है, सेम ऐसा ही हमने एडमिशन में करा था, रिटायरमेंट में और खैर डेथ में। ठीक है, फिर तो इसका मतलब क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें होगा भाई पहले मान लो ए और बी पार्टनर है और वो 1:1 के लिए बैठे हुए हैं। ए और बी पार्टनर है और वो 1:1 के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके क्या होगा, रेशियो चेंज नहीं होगी, कोई नया पार्टनर एडमिशन भी नहीं लेगा, ना रिटायरमेंट होगी ना डेथ होगा, बिजनेस ही बंद हो जाएगा, मतलब कि वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। खैर अगर मेन मेन देखा जाए तो देखो यहाँ पे हम जितने भी चैप्टर थे वहां पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, एसेट और लाइबिलिटी को रिवैल्यू करते थे कि पहले 1 लाख की है अब वो 3 लाख की हो गई तो रिवैल्यूएशन बना लो। बट इसमें क्या होगा, इसमें रिवैल्यू करके कोई फायदा नहीं है। इसमें मान लो एसेट 1 लाख रुपए की है तो हम रिवैल्यू नहीं करेंगे, रियलाइज करेंगे। रियलाइज मतलब कि भाई अब इसको बेचेंगे, कि कैसे बिकेगी कहाँ बिकेगी, तो ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर। प्लस यहाँ पे रिलेशनशिप रहती थी पार्टनर्स के बीच में, यहाँ पे रिलेशनशिप भी एंड हो जाती है। यहाँ पे बिजनेस रन करता था, वहां पे बिजनेस भी रन नहीं करता है। और भी थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, इसके डिफरेंसेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर टू द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द रिलेशन बिटवीन पार्टनर। देखो यहाँ पे वर्ड यूज करा गया रिलेशन, मतलब कि पार्टनर्स के बीच का रिलेशन खत्म हो रहा है, ना कि फर्म बंद हो रही है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इम्प्लाइज दैट एंटायर फर्म सीज, मतलब कि सारी की सारी फर्म ही सीज हो रही है यानी बंद हो रही है। देखो जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है मतलब कि क्या था इसमें, चेंज इन पीएसआर मतलब बिजनेस कंटिन्यू रहता था। ठीक है, और यहाँ पे बिजनेस पे ताला लग जाता था। क्लियर है, तो ये वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब हमारी मर्जी है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डिसोल्यूशन फर्म वॉलेंट्री भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है, अभी पढ़ेंगे कंपलसरी कैसे। ठीक है, बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू रहता है, यहाँ पे बिजनेस एंड हो जाता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप कंटिन्यू रहते हैं बट चेंज हो जाते हैं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिलेशनशिप तो कंटिन्यू थे बट वो चेंज हो गए थे, यहाँ पे रिलेशनशिप भी एंड हो जाते हैं। अकाउंट, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। भाई यहाँ पे बुक ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होते थे, यहाँ पे बुक ऑफ अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे हमको। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अगर थ्योरी में पार्टनरशिप से अगर कुछ आने के चांसेस हैं तो वो यही डिफरेंस आने का चांस है। क्लियर है, एक बार फिर से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि भाई बिजनेस के रिलेशन मतलब पार्टनर के रिलेशनशिप चेंज हुए हैं, ना कि पार्टनरशिप बंद हो गई। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि भाई फर्म को ताला लग गया, अब फर्म नहीं चल सकती। क्लियर है, आया समझ में। आगे भाई डिसोल्यूशन किस किस फॉर्म में हो सकता है। सबसे पहला डिसोल्यूशन का फॉर्म म्यूचुअल एग्रीमेंट या फिर म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब जैसे कि आप और मैं पार्टनर हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई चलो बिजनेस बंद कर देते हैं, मन नहीं कर रहा है, और मैंने भी डिसाइड कर लिया चल यार तू कह रहा है तो बंद ही कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों एग्री हो गए, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, यानी कि अब बिजनेस को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे। ठीक है, फिर एक आता है कंपलसरी डिसोल्यूशन।
कंपल्सरी डिसोल्यूशन के दो पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक तो बाय कोर्ट, या तो कोर्ट कह दे भाई बंद करो, तो मतलब तो फिर कंपल्सरी क्या है, कुछ भी हो बंद ही करना पड़ेगा। या फिर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या बिजनेस हमारा अनलॉफुल हो जाए। देखो इंसॉल्वेंट मतलब होता है कि वो दिवालिया हो गया, अब उसके बस की नहीं है पे करना, मतलब उसकी एसेट तो है 100 रुपए की और कर्जे हैं 1000 रुपए के, तो वो पे नहीं कर सकता, मतलब कि वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। क्लियर है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में सबसे पहले तो पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर बिजनेस अनलॉफुल हो जाए। जैसे कि पहले हम ड्रग्स का बिजनेस करते थे, इंडिया में लीगल थे, अब मोदी जी आए और उन्होंने ड्रग्स का बिजनेस बंद कर दिया। उन्होंने कहा आज रात के 8 बजे से ड्रग्स बैन हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, हमारा बिजनेस अनलॉफुल हो गया, यानी कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा। ठीक है। बाय कोर्ट, बाय कोर्ट में अगर कोर्ट को लगता है कि हमारा कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड मतलब पागल, अगर उसको लगता है कि भाई जो हमारा मतलब कि पार्टनर है वो थोड़े कम दिमाग का है, तो कोर्ट कह सकती है भाई अब आप इस बिजनेस को बंद कर दो। या फिर कोर्ट को लगता है कि भाई ये बिजनेस काफी टाइम से लॉस झेल रहा है, तो भी कोर्ट कह सकते हैं कि भाई अब इसको डिसॉल्व कर दो। या फिर अगर कोई पार्टनर इनकैपेबल हो जाता है बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब कि अब उसके बस की नहीं है बिजनेस चलाना, तो भी कोर्ट कह सकती है बंद कर दो। या फिर फर्म गिल्टी पा जाती है किसी केस में, तो भी हो सकता है कि कोर्ट कह दे बंद कर दो। गिल्टी मतलब दोषी। क्लियर है इतना। उसके बाद बाय नोटिस, अगर कोई पार्टनर नोटिस दे देता है कि भाई 1 साल के अंदर अब ये फर्म बंद होनी चाहिए, तो ये फर्म बंद करनी ही पड़ेगी। लास्ट, हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब जैसे कि कोई हाईवे बन रहा था, ठीक है, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला, अब मैं अकेले उसको बना नहीं सकता था, तो मैंने एक काम कर, मैंने किसी और फर्म के साथ पार्टनरशिप कर ली, जैसे मैंने आपके साथ पार्टनरशिप कर ली। ठीक है। अब वो पार्टनरशिप क्या थी, लंबे टाइम के लिए नहीं थी। हमने क्या करा, हाईवे बनेगा तब तक पार्टनर है, उसके बाद पार्टनरशिप खत्म। तो इवेंट खत्म हुआ, हाईवे बन गया, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो। क्लियर है। या फिर होली आई तो हमने 1 महीने के लिए कलर की शॉप खोल ली, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई कंपटीशन कम करने के लिए हम दोनों पार्टनर बन गए, कलर्स की शॉप खोल ली, अब होली चली गई तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। मतलब कि जैसे जैसे इवेंट के लिए आपने करा है, उसी इवेंट खत्म हुआ तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। तो कुल 4 मिला के 4 मेथड हैं भाई डिसोल्यूशन के। पहला म्यूचुअल एजेंसी, मतलब सब राजी हो। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जिसमें कोर्ट या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है पार्टनर, या बिजनेस हमारा अनलॉफुल हो जाता है। तीसरा नोटिस से, अच्छा नोटिस मान लो 4 पार्टनर है, एक भी पार्टनर ने कह दिया ना कि भाई मेरे को डिसॉल्व करना है, और ये रहा 1 साल का नोटिस, 1 साल के अंदर आप डिसॉल्व करना, तो हाँ डिसोल्यूशन होगा। या फिर इवेंट हैपनिंग पे, मतलब कि किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमने क्या करा, बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। एक और केस हो सकता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन में, 3 पार्टनर थे, तीनों के तीनों पार्टनर मर गए, ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है। क्लियर है। इसके लिए थ्योरी दे रखी है, आप पढ़ना, आएगा समझ में। अच्छा ये जो सेक्शन है वो याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। हाँ तो आया इतना समझ में। अब हम सेक्शन 48B को करेंगे। सेक्शन 48B बताता है, देखो सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 48B बताता है कि भाई अगर फर्म बंद हो रही है तो पहले पेमेंट किसकी करें। देखो अगर यहाँ पे फर्म बंद हो गई और पार्टनर ने अपना पैसा निकाल लिया, 1 लाख रुपए ए ले गया, 1 लाख रुपए बी ले गया, और जो क्रेडिटर थे वो मुंह देखते हुए रह गए कि भाई उनको, मतलब कि ये लोग अपने पैसे ले गए और बेचारे क्रेडिटर रह गए, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो पहले बाहर वाले का पैसा देना पड़ता है। क्लियर है। तो किस तरीके से पैसे की पेमेंट होगी वो हमको ये सेक्शन बताएगा। सबसे पहले पेमेंट होती है सिक्योर्ड लोन की। सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसके लिए आप कुछ गिरवी रख के लोन लेते हो, जैसे कि मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा, सोना गिरवी रखो और लोन ले लो, ठीक है। जैसे पुराने पिक्चरों में जमींदार देखे होंगे, जमीन के बदले लोन देते थे, ठीक है। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन, मतलब वो किसी चीज की सिक्योरिटी नहीं मांगते हैं और लोन दे देते हैं,
ठीक है, जैसे कि आपने किसी फ्रेंड से लोन ले लिया या फिर कोई क्रेडिटर हो गया, ठीक है, वो सब अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो जो पहला नंबर लगता है वो सिक्योर्ड लोन वाले का लगता है, सेकंड नंबर पे पेमेंट अनसिक्योर्ड लोन वाले की होती है, थर्ड नंबर पे अगर कोई मान लो सिक्योर्ड की पेमेंट होगी, अनसिक्योर्ड की होगी, अब रिलेटिव का नंबर आता है। रिलेटिव कौन? पार्टनर के रिलेटिव, जैसे कि पार्टनर की वाइफ, पार्टनर की सिस्टर, फादर। तो अगर इन्होंने भी कोई लोन दे रखा है तो भैया पहले रिलेटिव लोन का नंबर आएगा, उसके बाद पार्टनर के लोन का नंबर आएगा, अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है। अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बचता है तब पार्टनर का होगा, उससे पहले पार्टनर का नहीं। क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई सिक्योर्ड लोन हमारे ऊपर 100 रुपए के हैं, अनसिक्योर्ड 80 रुपए के हैं, रिलेटिव से लोन हमने 20 रुपए का ले रखा है, पार्टनर का लोन 10 रुपए का और कैपिटल 100 रुपए। ठीक है, मेरे पास पैसे हैं मात्र 200 रुपए, या फिर 200 छोड़ो, 150 रुपए हैं पे करने के लिए। तो देखो 100 का सिक्योर्ड लोन है तो पहले मैं 150 में से 100 तो सिक्योर्ड लोन वाले को पे कर दूंगा। अब नंबर किसका आया? अनसिक्योर्ड वालों को, उनको देने कितने हैं? 80, बट मेरे पास कितने बचे हुए हैं? 50। तो अब मैं 50 पहले अनसिक्योर्ड वालों को पे करूंगा, उसके बाद अगर पैसा खत्म तो इनका नंबर भी कट गया। ठीक है, बाकी लोग भूखे मरेंगे। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर 150 की जगह यहाँ पे 250 रुपए होते मेरे पास तो क्या होता? पहले 100 रुपए तो सिक्योर्ड लोन वाले को पे करता, 100 रुपए पे हो गए। अब 80 रुपए में किसको पे करता? अनसिक्योर्ड वालों को। 180 यूज हो गया, अभी भी मेरे पास 70 रुपए बचे हुए हैं, तो 20 रुपए मैं रिलेटिव को पे कर देता, 10 रुपए मैं पार्टनर के लोन को पे कर देता। तो देखो 80 20 200 रुपए हो गए और 10 210 हो गए, 40 रुपए बचे हुए हैं और पार्टनर को देने कितने हैं मेरे को? 100 रुपए। तो भाई 40 ही रुपए देंगे, बाकी डूब गए पैसे। क्लियर है? तो इसी सीक्वेंस में हम पेमेंट्स को करते हैं। इतना आया समझ में? आया तो इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपकी बुक में होगा, मिल गया? ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, अगर नहीं मिला तो स्क्रीन पे देखो। द फर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड वॉज डिजॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2022। फर्म है जो एक्स वाई जेड की, वो डिजॉल्व हो गई, डिजॉल्व मतलब बंद हो गई 1 अप्रैल 22 को। वाई डिमांड कर रहा है कि भाई जो उसका लोन है 25,000 का, बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर। बिफोर मतलब पहले। ठीक है, तो पार्टनर की पेमेंट से पहले वाई का लोन पे होगा। ठीक है, ऐसा वाई डिमांड कर रहा है, बट एक्स एंड जेड आर ऑफ ओपिनियन दैट कैपिटल बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन। बट एक्स और जेड क्या कह रहे हैं कि भाई पहले कैपिटल पे होगी। तो पूछ बता रहा है कि भाई क्या कौन सही है, हु इज करेक्ट एंड वाई। तो देखो हमारे सिस्टम के हिसाब से पहले सिक्योर्ड लोन, तो सिक्योर्ड लोन तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, अनसिक्योर्ड लोन वो भी नहीं है, रिलेटिव का लोन भी नहीं है, क्या पार्टनर का लोन है? हाँ है। तो पहले नंबर किसका लगेगा? पार्टनर के लोन का। तो अब देखो वाई का लोन है तो पहले नंबर वाई के लोन को लगेगा, मतलब कि पहले वाई का लोन पे होगा, अगर कुछ पैसे बचता है उसके बाद कैपिटल पे होगी। तो वाई जो डिमांड कर रहा है वो सही है, तो वाई इज करेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1930। क्लियर है? क्यों? लोन बाय पार्टनर इज पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 2, ऑल द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म 1 अप्रैल 22। वाई एक पार्टनर है, डिमांड कर रहा है कि भाई लोन 80,000 का बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय मिस एक्स। मिस एक्स मतलब कि एक्स की मिसेज होंगे, उनका लोन है 20,000 का। तो वाई डिमांड कर रहा है पहले मेरा लोन पे करो, उसके बाद एक्स की मिसेज का लोन पे करो। पर एक्स कह रहा है कि भाई पहले मिस एक्स का लोन पे करो, उसके बाद वाई का लोन पे करो। तो वो पूछ रहा है कौन सही है। ठीक है, तो उसी सिक्वेंस पे आते हैं। पहले सिक्योर्ड, सिक्योर्ड तो कोई है ही नहीं, अनसिक्योर्ड। फिर उसके बाद नंबर क्या आता है? रिलेटिव लोन। क्या वाइफ रिलेटिव लोन में कवर होती है? हाँ। तो पार्टनर के लोन से पहले किसको देखेंगे? रिलेटिव के लोन को। तो भाई कौन सही है? पहले मिस एक्स का लोन पे करना पड़ेगा, फिर वाई का लोन पे करना पड़ेगा। तो एक्स इज करेक्ट। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 3, ए एंड बी पार्टनर है 3:2 में। ए ने लोन दे रखा है फर्म को 20,000 रुपए का,
एंड द फर्म हैड आल्सो टेकन अ लोन फ्रॉम बी 10,000 रुपए का। तो भाई ए ने लोन दे रखा है 20,000 का और बी ने लोन दे रखा है 10,000 का। द फर्म डिसॉल्व्ड और एसेट रियलाइज, सॉरी, मिस ए ने लोन दे रखा है, मतलब ए की वाइफ ने लोन दे रखा है 20,000 रुपए का और बी ने लोन दिया है 10,000 रुपए का। फर्म डिसॉल्व हो गई और उसके पास 25,000 रुपए हैं, तो वो कह रहा है कि मिस ए के लोन को कितने पैसे मिलेंगे और बी के लोन को कितने पैसे मिलेंगे। तो भाई पहले तो पेमेंट रिलेटिव के लोन की होती है, हमारे पास 25,000 रुपए हैं, जिसमें से सबसे पहले मिस ए को देंगे कितने, 20,000। अब कितने बचे, 5,000। अब उस 5,000 को किसको पे कर देंगे, मिस्टर बी को। क्लियर है, आया समझ में। अब भाई बी के 5,000 और रह गए, रहने दो, अब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो क्या कर सकते। क्लियर है, तो आया सेक्शन 48 समझ में। मतलब कि सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जिसकी पेमेंट पहले होगी उसको पहले दे देंगे, जिसकी पेमेंट बाद में होगी उसको बाद में पे करेंगे। क्लियर है यहां तक, ठीक है। हाँ तो आया समझ में। अब हम क्लोजिंग एसेट, मतलब कि देखो जब बिजनेस बंद होगा तो एसेट का जो अकाउंट है उसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो अकाउंट क्लोज कैसे होगा उसको सीखेंगे। देखो अभी तक हमने क्या सीखा था कि भाई ये एसेट अकाउंट है, ठीक है, इसका बीडी इस साइड आता था और सीडी इधर आ जाता था। सीडी का मतलब क्या होता था कि भाई वो अगले साल ही यूज होगा, है ना। अब ये अगले साल तो यूज होना नहीं है क्योंकि बिजनेस तो बंद हो जाएगा, तो सीडी ना लिख के भाई कुछ और तो लिखना पड़ेगा। क्या ये बिक गई तुरंत, बिकी तो नहीं तुरंत, तो अब क्या करें इसका। अब देखो हम इस एसेट को रियलाइज करने की सोच रहे हैं, रियलाइज मतलब बेचने की सोच रहे हैं, तो हम अकाउंट ही रियलाइजेशन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, बाय में रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है, मतलब कि बिकी नहीं है बट ये अकाउंट तो क्लोज करना है क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, तो अकाउंट क्लोज करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, रियलाइजेशन। अब देखो एसेट कम हो रही है, तो एसेट कम होती है तो क्रेडिट, तो मैं क्या लिखूंगा, टू में एसेट अकाउंट। मतलब फर्नीचर होगा तो टू में फर्नीचर, मशीनरी होगी तो टू में मशीनरी। अब देखो एसेट किसके पास जा रही है, रियलाइजेशन अकाउंट के पास, उसके पास एसेट बढ़ रही है, यानी रियलाइजेशन हमारी एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है इतना, आया समझ में। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई बिल्डिंग है 1 लाख रुपए की और अब हमको उसको क्लोज करना है, तो क्या करेंगे, एसेट कम हो रही है, तो एसेट जैसे कम होगी हम एसेट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब एसेट का नाम क्या है, बिल्डिंग, तो हम बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे। बिल्डिंग को कहाँ भेज दिया, रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है, कितने से, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। एंट्री खत्म, बीइंग लिख देंगे, बिल्डिंग ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। आया समझ में, इजी है। ऐसे ही जितनी भी एसेट है, फर्नीचर होगा तो फर्नीचर क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। क्लियर है, अब हम सीखेंगे क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटी। ये क्या सीखा था, क्लोजिंग एसेट, कि भाई एसेट को क्लोज कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे क्लोजिंग लाइबिलिटी, कि भाई लाइबिलिटी को क्लोज कैसे करते हैं। तो देखो ये लाइबिलिटी अकाउंट है, इसका बीडी इधर आएगा, सीडी इधर आएगा, बट सीडी तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमको अगले साल तो बिजनेस चलाना नहीं है, तो सीडी को हटाना पड़ेगा। सीडी की जगह क्या लिखें, भाई एसेट को रियलाइज करने के लिए कहाँ भेजा था, रियलाइजेशन अकाउंट में। लाइबिलिटी को रियलाइज करने के लिए कहाँ भेजूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, टू में रियलाइजेशन। अब जनरल एंट्री की बात कर लेते हैं। लाइबिलिटी क्लोज हो रही है यानी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। किसके पास गई लाइबिलिटी, रियलाइजेशन के पास, और टू में रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन एक लाइबिलिटी रूप में हमारे पास आया है तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। क्लियर है, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई क्रेडिटर है 80,000 रुपए के, ठीक है, क्रेडिटर 80,000 रुपए के, इसको क्लोज करके दिखाओ। तो सबसे पहले देखो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, क्लोज कर रहे हैं यानी कि कम हो रही है, जैसे ही कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। किसके पास गई लाइबिलिटी, रियलाइजेशन के पास, टू में रियलाइजेशन। क्लियर है, 80,000 और 80,000 बीइंग
लाइबिलिटी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है इतना? बिल्कुल इजी इजी एंट्री है। मतलब कि देखो, अगर कोई भी लाइबिलिटी हो, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू में रियलाइजेशन, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू में रियलाइजेशन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू में रियलाइजेशन। मतलब कोई भी लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो हम डेबिट करेंगे, टू में क्या आएगा? रियलाइजेशन, ठीक है। मतलब कैसी भी लाइबिलिटी आ जाए, टू में आपको रियलाइजेशन ही डालना होगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं रट्टे वाली बात। अगर रट्टा लगाना हो तो यहाँ पे देखो, एसेट आती है तो डेबिट, अब एसेट जा रही है तो क्रेडिट करोगे, ठीक है। साफ सीधी बात, एसेट क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट, लाइबिलिटी डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट। सारी एसेट क्रेडिट होंगी और सारी लाइबिलिटी डेबिट होगी, अपोजिट साइड में रियलाइजेशन। क्लियर है? वैसे रट्टे से आसान रूल है, आपको रूल से ही करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो, क्लोज करने से क्या मेरा काम हो गया? नहीं, एसेट और लाइबिलिटी बेचनी तो पड़ेंगी, या बिना बेचे ही काम हो जाएगा? बेचनी तो पड़ेगी। तो आओ अब हम क्या सीखें कि सेल ऑफ एसेट, कि एसेट को सेल कैसे करते हैं। कि एसेट कैसे सेल होती है, आ जाओ सीखते हैं। सबसे पहले आप बताओ, एसेट कैसे बिक सकती है? कैश से। कैश आएगा या जाएगा एसेट बेचने पे? आएगा। तो जैसे ही कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। टू में तो देखो एसेट का नाम आता है, बट एसेट कहाँ पे बेच दी हमने? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब क्या आएगा? अब रियलाइजेशन अकाउंट खुद आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू में रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? आया समझ में? मतलब कि देखो, पहले तो हमने एसेट को रियलाइजेशन में भेज दिया, अब एसेट के नाम को यूज नहीं करेंगे। अब एसेट के साथ अगर कुछ भी होता है तो रियलाइजेशन आएगा और कुछ नहीं आएगा। देखो, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, टू में रियलाइजेशन। अब देखो सेकंड चॉइस, जरूरी नहीं है कैश आए, हो सकता है कि भाई कोई पार्टनर ले जाए उस एसेट को, ठीक है। पार्टनर एसेट ले गया तो पार्टनर कैपिटल बढ़ा देंगे या कम कर देंगे? कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि भाई वो पैसे लेके जा रहा है, एसेट लेके जा रहा है, तो क्या करेंगे? कैपिटल को कम कर देंगे। अब पार्टनर की कैपिटल कम होती है तो डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और एसेट लेके गया है, रियलाइजेशन में पड़ा हुआ सामान लेके गया है, रियलाइजेशन में पड़ा हुआ सामान लेके गया है, तो टू में क्या आ जाएगा? टू में रियलाइजेशन आ जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट केस कैश या बैंक से, सेकंड केस पार्टनर ले जाता है। आया समझ में? क्लियर है? थर्ड केस ये भी हो सकता है कि भाई सेट ऑफ हो जाए। थर्ड केस ये भी हो सकता है कि सेट ऑफ हो जाए। हाँ, तो सेट ऑफ की क्या एंट्री करेंगे? देखो, रियलाइजेशन के अंदर एसेट पड़ी हुई है, रियलाइजेशन के अंदर ही लाइबिलिटी पड़ी हुई है। सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ? क्रेडिटर मान गए 80,000 की लाइबिलिटी लेने के लिए, तो देखो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जा रही है तो डेबिट कर देंगे, एसेट जा रही है तो क्रेडिट कर देंगे, तो रियलाइजेशन टू में रियलाइजेशन बनेगा। तो ये तो कोई एंट्री नहीं बनी, तो यहाँ पे जब भी सेट ऑफ होगा हम लिखेंगे नो एंट्री। क्लियर है? आया समझ में? तो ये तीन केसेस थे। पहला कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, टू में रियलाइजेशन। दूसरा पार्टनर ले जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू में रियलाइजेशन। तीसरा सेट ऑफ हो गया, तो सेट ऑफ में क्या होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। आया इतना समझ में? अच्छा, एक चीज और सीखना है इसमें, ये भी हो सकता है कि भाई जो एसेट है वो अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब समझते हो? मतलब कि वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिख रही, बट वो जब हम दुकान को बंद कर रहे थे या फर्म को बंद कर रहे थे तो वो एसेट हमको मिल गई। तो अब उस एसेट का क्या करें? देखो, उस एसेट को भी सबसे पहले तो उसको भी बेचना ही होगा, फर्म तो बंद हो रही है। जब वो एसेट हमारी बैलेंस शीट में नहीं थी, यानी हमारे पास उसका कोई अकाउंट होगा नहीं, तो हम उसको क्लोज तो करेंगे नहीं, सीधा बेचने की एंट्री कर देंगे। तो देखो, बिकेगी दो तरीके से, या तो कैश में या कोई पार्टनर ले जाएगा। तो अगर कैश में बिक रही है तो सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, टू में रियलाइजेशन। एसेट का नाम नहीं आएगा,
क्योंकि एसेट का नाम आते ही एसेट का अकाउंट खुल जाएगा, और जब अकाउंट तो खोलना ही नहीं, अकाउंट क्या करना है, बंद करना है। अब पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में रियलाइजेशन। क्लियर है, आया समझ में? मतलब कि सेम एंट्रियां हैं, बस एसेट क्या है, अनरिकॉर्डेड है। क्लियर है, आया? अब देखो सेल ऑफ एसेट सीखा है तो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी भी तो सीखना पड़ेगा। तो लास्ट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अब भाई लाइबिलिटीज की भी पेमेंट करनी पड़ेगी। पहला केस वही कैश में पे कर रहे हैं, ठीक है ना? पहला केस किस में पे कर रहे हैं, कैश में। अब देखो कैश में पे करेंगे तो कैश आएगा या जाएगा, जाएगा। तो टू में क्या लिखूंगा, टू में कैश अकाउंट। तो कैश जा रहा है तो क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। लाइबिलिटी क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ी हुई लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ी हुई लाइबिलिटी है, तो इसको क्या करेंगे, देखो वैसे तो लाइबिलिटी डेबिट होती क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है, अब रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट। क्लियर है? केस टू, पार्टनर ले जाएंगे लाइबिलिटी। हो सकता है कि भाई कोई पार्टनर का जान पहचान का हो, तो वो पार्टनर क्या कह रहा है, अरे मैं पे कर दूंगा। ठीक है, क्या पार्टनर अपनी जेब से पे करने वाला है, नहीं, बाद में मांगेगा तो हमसे ही। ठीक है, अब मान लो उसने 1 लाख रुपए पे कर दिया हमारे नाम से, तो क्या करेंगे, हम उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है इतना, आया समझ में? डेबिट किसको करेंगे, लाइबिलिटी को, बट लाइबिलिटी तो रियलाइजेशन में पड़ी हुई है, तो अब डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? ये भी हो सकता है कि भाई लाइबिलिटी भी एसेट से सेट ऑफ हो जाए, तो सेट ऑफ के केस में कोई एंट्री करते हैं, नहीं, सेम, नो एंट्री। क्लियर है? अच्छा, जैसे एसेट अनरिकॉर्डेड निकली, मान लो आप दुकान बंद कर रहे हो और एक अंकल जी आ गए कि भाई मेरा कर्जा दे दो 50,000 का। अब मैं उससे कहता हूँ कौन सा कर्जा, फिर वो मेरे को याद दिलाता है कि भाई उस डेट को दिए, तो मेरे को याद आ जाता है, तो वो भी तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हुई, उसको पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, उसको भी पे करना पड़ेगा। अब पे कैसे करोगे, पे या तो कैश में करोगे, या पार्टनर कह देगा भाई मैं पे कर रहा हूँ, तुम मेरे को बाद में देती हो। ठीक है, तो वही दो केस बनेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के। पहला केस कि भाई कैश में पे हो गया, दूसरा केस पार्टनर ने पे कर दिया। देखो जैसे ही कैश में पे हुआ तो कैश कम हो जाएगा, और कैश कम होता है तो क्रेडिट, और पार्टनर ने पे करा तो पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी, पार्टनर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। क्या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, क्या वो अंकल जी का हमने कोई अकाउंट बना रखा था, अकाउंट बनाया होता तो हम भूलते ही नहीं, अकाउंट ही नहीं था। तो अब अगर मैं अंकल जी का नाम लिख दूं तो अकाउंट खुल जाएगा, और हम अकाउंट खोलने बैठे हैं, बंद करने बैठे हैं, अकाउंट को क्लोज करने बैठे हैं। तो एक काम करते हैं, सीधा रियलाइजेशन में डाल देते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं तो रियलाइजेशन डेबिट, और यहाँ पे भी रियलाइजेशन डेबिट, मतलब सेम एंट्रीज हो रही हैं, बस अनरिकॉर्डेड नाम आ जाता है। आया इतना समझ में? तो ये थे हमारे टोटल केसेस। मतलब आज हमने क्या क्या सीखा, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बट और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में मतलब बिजनेस बंद हो जाता है। ये वॉलेंट्री होता है, और वो वॉलेंट्री और कंपलसरी होता है। ये वाला वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री कंपलसरी होता है। यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू रहता है, यहाँ पे बिजनेस एंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। यहाँ पे बुक्स क्लोज नहीं होती है, वहां पे बुक क्लोज हो जाती है। फिर हमने पढ़ा कि भाई डिसोल्यूशन कैसे कैसे होता है, पहला म्यूचुअल एजेंसी से, दूसरा कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी में दो पार्ट हो गए थे, बाय कोर्ट या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता था या अनलॉफुल हो जाता था। बाय कोर्ट में हमने 3-4 केसेस पढ़े थे, फिर एक बाय नोटिस पढ़ा था, और हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब कि हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जैसे कि किसी इवेंट के लिए हमने पार्टनरशिप करी थी और वो खत्म हो गई थी। ठीक है, फिर हमने उसके बाद सेक्शन 48B पढ़ा। उसमें क्या था कि भाई किस हिसाब से पेमेंट करेंगे, पहले सिक्योर्ड वालों का नंबर लगता है, फिर अनसिक्योर्ड वालों का नंबर लगता है, फिर रिलेटिव के लोन का, फिर पार्टनर के लोन का। अगर फिर भी कोई पैसा बचता है तो कैपिटल में जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, कुछ एग्जाम्पल करे, फिर हमने एसेट को क्लोज करना सीखा, लाइबिलिटी को क्लोज करना सीखा। एसेट क्लोज कैसे होती है,
एसेट जा रही है तो एसेट क्रेडिट, डेबिट क्या होगा रियलाइजेशन। लाइबिलिटी क्लोज कैसे होती है, लाइबिलिटी डेबिट, टू में रियलाइजेशन। ठीक है, फिर एसेट को सेल करना अभी सीखा, लाइबिलिटी को पेमेंट करना सीखा। अब हम इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे और ये आज की क्लास खत्म हो जाएगी। आओ अब हम इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल, A and B are partner sharing profit in the ratio of 3:2. They decide to close their firm and close their firm. The following asset and liability given below. Building 1 lakh, creditor 40,000. Building sold 70,000 and creditor payment in full 37,000. ठीक है, ये क्वेश्चन है। आओ इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो पहले पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि एसेट क्लोज कर चुके हैं, लाइबिलिटी क्लोज कर चुके हैं, नहीं लिखा। तो अब क्या करें, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो पहले तो एसेट को क्लोज करते हैं। एसेट क्लोज कैसे होगी, पहले एसेट खत्म होगी, एसेट खत्म होती है तो क्रेडिट, तो टू में बिल्डिंग अकाउंट, एसेट को किसके पास भेजेंगे, रियलाइजेशन के पास, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है। कितने की थी बिल्डिंग, 1 लाख और 1 लाख, बीइंग बिल्डिंग ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। ऐसे ही क्रेडिटर को क्लोज करेंगे। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कहाँ पे भेजेंगे क्रेडिटर को, रियलाइजेशन में, तो टू में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। कितने के थे क्रेडिटर, 40,000 एंड 40,000। आए यहाँ तक समझ में। अब क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग सोल्ड कर दी कितने की, 70,000 रुपए की, तो आओ बिल्डिंग को बेच दो। बिल्डिंग बेचने से कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखूं, बिल्डिंग बेची है तो बिल्डिंग को डेबिट कर क्रेडिट कर दूं, नहीं, बिल्डिंग कहाँ पे पड़ी हुई है, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो बिल्डिंग की जगह क्या आएगा, टू में रियलाइजेशन। कितने की है बिल्डिंग, कितने की बिकी, देखो थी तो 1 लाख की पर बिकी कितने की, 70,000 की, तो भाई कैश कितना आएगा, 70,000, और बिल्डिंग भी कितने से कम हो जाए, रियलाइजेशन कितने से आएगा, 70,000। अब आपके मन में डाउट आएगा, बिल्डिंग 1 लाख की थी, 70,000 की बिकी, 30,000 का लॉस, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक निकल के आएगा बात। क्लियर है। कैसे आएगा, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे तब आएगा समझ में। ठीक है। ऐसी क्रेडिटर भी भाई, क्रेडिटर को पेमेंट कर दो, क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो टू में कैश, डेबिट क्या होगा, डेबिट रियलाइजेशन, क्योंकि क्रेडिटर नहीं है। अब कहाँ पहुंच गया, रियलाइजेशन पहुंच गया। कितने की पेमेंट करी, 37,000 और 37,000। क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, एक लास्ट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और कर लेते हैं। थर्ड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर ऑफ ₹5,000। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पार्टनर ने पे कर दी, कितने की पे कर दी, 5,000 रुपए की। अब देखो क्या वो लाइबिलिटी पहले से रिकॉर्डेड थी, नहीं थी। क्या मैं इसको लाइबिलिटी नाम लिख के कोई नया अकाउंट खोल दूं, नहीं, अकाउंट तो क्लोज करने बैठे हैं, तो फिर क्या लिखूं, रियलाइजेशन। क्या लाइबिलिटी आ रही है, जा रही है, जा रही है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं ना, तो भाई जैसी लाइबिलिटी पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पे अगर कैश में कर रहे होते तो टू में कैश, पे कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, तो पार्टनर कैपिटल को बढ़ा देंगे, टू में पार्टनर्स कैपिटल।
जो नाम है, ए नाम है तो ए की कैपिटल बढ़ा देंगे, बी नाम है तो बी की कैपिटल बढ़ा देंगे। कितने से? 5,000 और 5,000। अगर मान लो कोई एसेट सेट ऑफ हो रही होती तो कोई एंट्री करते? नहीं, कोई एंट्री नहीं करते। अगर इतना आया समझ में, वैसे आया ही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 6। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।